नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे और अमेरिका में जो रिजल्ट आया है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे ही ट्रंप का रिजल्ट जीतने की बात आई, मेरे मन में एक बात, जो फडणवीस ने अपने 2019 में जो राजनीतिक फेरबदल हुआ था उसके बाद जो उन्होंने विधानसभा के भीतर में कहा था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। 2019 में महाराष्ट्र की राजनीति में हुई उलटफेर के बाद देवेंद्र फडणवीस ने जब अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी उन्हें, और तब उन्होंने सदन में ये लाइनें कही थी और आज फिर उन्होंने उसे सच भी कर दिखाया। और फडणवीस जी की कही वो बातें आज मुझे बरबस ट्रंप की जीत की खबर सामने आने के बाद याद आ गई। ये लाइनें ट्रंप ने 2020 में अपनी हार के बाद भले ही नहीं कही हो, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया और उनके तेवर को देखकर इसी तरीके की फीलिंग आ रही है। और आज ट्रंप ने भी वही कर दिखाया जो फडणवीस ने महाराष्ट्र में कर दिखाया था। तरीका भले ही दोनों के अलग अलग हों, लेकिन परिणाम एक जैसे ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अजय बढ़त बना ली है और अब घोषणा होना ही बाकी है, जो घोषणा आज देर शाम या कल सुबह तक। लेकिन नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 20 जनवरी 2025 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के कैपिटल कॉम्प्लेक्स के मैदान में किया जाएगा। चुनाव परिणाम में अजय बढ़त मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों और टीम मेंबर को धन्यवाद तो कहा ही, साथ में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हुए जानलेवा हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ईश्वर ने उन्हें किसी वजह से जिंदा रखा है और वो वजह है अमेरिका की महानता को बनाए रखना और उसे बड़ा करना। और यह भी कहा कि आपको जो उन्होंने कहा वो आपको सुनाएंगे और आपको बताएंगे कि अमेरिका में ट्रंप की जीत भारत में किसकी हार है। आपको बताएंगे कि भारत में ट्रंप की हार के लिए कौन कौन दुआएं मांग रहा था। बांग्लादेश की मस्जिदों में कैसे ट्रंप की हार के लिए फातिया पढ़ी जा रही थी। भारत में खालिस्तान को समर्थन देने वाले कैसे बंद कमरों में ट्रंप की हार के लिए अमेरिका में अपने समर्थकों के साथ रणनीतियां बना रहे थे। कैसे कनाडा में भारत विरोधी नैरेटिव चलाने वाले खालिस्तानी आतंकियों का समूह ट्रंप की हार के लिए हो रही दुआओं में शामिल हो रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में केवल कमला हैरिस की हार ही नहीं हुई है, बल्कि इस हार में कमला हैरिस के साथ विदेश की धरती से चलने वाले भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले एक समूह की भी हार हुई है। अमेरिकी थिंक टैंक डेरिक ग्रॉसमैन ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो भारत यूएसए की मौजूदा रणनीति जारी रहेगी और कुल मिलाकर भारत फायदे में रहेगा। ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति हो रही हिंसा की निंदा की थी और कहा था कि मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को आज मजबूत करेंगे। और उनकी जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है वो भी इसी दिशा में है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि ट्रंप की जीत भारत के लिए क्या मायने रखती है। अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलने वाले ट्रंप की जीत के भारत अमेरिका ट्रेड रिलेशन पर क्या असर होगा। चीन को अपना दुश्मन मानने वाले ट्रंप की जीत से भारत अमेरिकी रक्षा संबंध कितने मजबूत होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस जीत का क्या असर होगा, इन मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ट्रंप की जीत के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ट्रंप की जीत के साथ साथ भारत में जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं हो रही थी उनके हार के लिए, जहां जहां विश्व में दुआएं मांग जा रही थी, उन सभी के मुंह पे आज जो है एक तरीके से काली पुत गई है। क्योंकि ट्रंप केवल जीते ही नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक जीत है, उनकी बहुत बड़े अंतर से वो जीते हैं। और इस जीत में जिनकी भूमिका है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। खासतौर पर जो एलन मस्क हैं, जो कि एक्स ट्विटर हैंडल जो है उसके जो मालिक हैं, एलन मस्क ने खुल करके उनका समर्थन किया था, वो भी उनका भी उन्होंने धन्यवाद कहा। क्या कहा, एक पैकेज हम दिखाएंगे, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है उनकी जीत पे, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि जीत के बाद, यानी हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चूंकि ये अजय जीत है, अजय बढ़त है, उनका जीतना तय है, तो उन्होंने जो लोगों को संबोधित किया है, संबोधित करने में उन्होंने क्या क्या कहा, एक बार पहले उनको सुनते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट दिखाएंगे। रिपोर्ट के बाद उन प्रतिक्रियाओं को भी दिखाएंगे, सोशल मीडिया पर एलन मस्क के द्वारा किए गए पोस्ट को भी दिखाएंगे। आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके की प्रतिक्रियाएं अमेरिका में हो रही है। Make our country better than it ever has been. When I said that, many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness.
And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. The task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit, and fight that I have in my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. चुनाव में कमला हैरिस को हराने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन यहाँ हार सिर्फ कमला की नहीं हुई। कुछ और लोग हैं, कुछ देश हैं, कुछ विचारधाराएं हैं जिनकी हार कमला के साथ अमेरिका के चुनाव में हो चुकी है, जिनमें कुछ लोग भारत के अंदर रहकर टूल किट चलाने वाले भी हैं, जिनको ट्रंप की जीत के बाद करारा झटका लगा है। ये वही टूल किट गैंग है जो कभी विमानों को बम धमाके से उड़ाने की थ्रेट देता है, तो कभी ट्रेन की पटरियों के साथ छेड़छाड़ करता है, तो कभी भारत के अंदर जनता को गुमराह कर सरकार और राष्ट्रभक्ति के खिलाफ ले जाने की कोशिश करता है। तो वहीं भारत के अंदर उन लोगों की विचारधारा की जीत हुई है जो पीएम मोदी का समर्थन करते हैं और जो लोग राष्ट्रवाद की भावना से पूरी तरह भरे हुए हैं। ट्रंप की जीत से बांग्लादेश के अंदर पल रही कट्टरपंथी यूनूस सरकार की तो सबसे बड़ी हार हुई है, क्योंकि चुनाव के दौरान ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा पर खुलकर बात की थी, जिस पर बात करते हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू अमेरिकियों के हितों की रक्षा करने की कसम खाई थी। इसके बाद एक पूरा सिस्टम ट्रंप को हराने की कोशिशों में जुट गया था, लेकिन आज उस जिहादी विचारधारा वाले सिस्टम की भी हार हो चुकी है और सबसे बड़ी हार खालिस्तानी विचारधारा और खालिस्तानी समर्थकों की हुई है, क्योंकि लंबे समय से बाइडेन सरकार अपने यहाँ पल रहे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू को बचाने में जुटी हुई थी और यही वजह थी कि खालिस्तानी समर्थकों का एक बड़ा तबका अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप को हराने। तो ट्रंप की जीत के बड़े मायने हैं और कमला की हार के भी बड़े मायने हैं। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो कुछ मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। सुरेंद्र स्वामी जी हैं, एक्सपर्ट हैं, और सुधीर सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आकाश जिंदल जी हैं, ग्लोबल अर्थशास्त्री हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में एक ही सवाल मैं अपने तीनों मेहमानों से पूछूंगा और मैं चाहूँगा कि बारी बारी से जो उनका जवाब दें, आप लोग अपनी टिप्पणी करें। इस जीत के मायने क्या है? इस जीत में ट्रंप की जीत है, कमला हैरिस की हार है, लेकिन इस हार से भारत के संदर्भ में चाहूँगा कि आप लोग अपनी टिप्पणी करें, उसके बाद फिर सवाल जवाब हम लोग करेंगे। और शुरुआत में चाहता हूँ कि सुरेंद्र स्वामी जी मैं आपसे करूँ कि इस जीत के मायने क्या है? जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहे थे, जिस तरह चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप कह रहे थे, बांग्लादेश पर उन्होंने किया, बांग्लादेश के हिंदुओं पर उन्होंने कहा, इस जीत के, ट्रंप की जीत और कमला हैरिस के हार के मायने जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, अगर सीधे सीधे मैं कहूं तो ट्रंप की इस जीत के भारत के संदर्भ में ये मायने हैं कि जो इंडिया गठबंधन था उसकी दूसरी बार हार हुई है। पहली बार उनकी 2024 के चुनाव में हार हुई और दूसरी बार अब उनकी इस चुनाव में हार हुई है। उनका जो पूरा एजेंडा है, जो पूरी डिसरप्टिव पॉलिटिक्स है और जो एक लेफ्ट इकोसिस्टम से वो गवर्न होती है, उस सिस्टम की बुरे तरह हार हुई है। एक्चुअली ये जो सिस्टम है ये अमेरिका के सिस्टम का ही एक तरह से कहना चाहिए कि उसी का एक तरह से एक्सटेंशन है, क्योंकि वहाँ पर भी जो राजनीति हो रही थी यूएस में, वो भी कमला हैरिस की यही राजनीति थी कि वो राष्ट्रवाद के खिलाफ थी, वो लोकल्स अमेरिकन्स के खिलाफ थी, वो घुसपैठियों के पक्ष में थी और वो पूरी की पूरी उन्होंने धराशायी कर दी, अमेरिका की इकोनॉमी को धराशायी कर दिया और यूक्रेन में युद्ध चला के पूरे देश को संकट में खड़ा कर दिया। 2 साल से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। तो ये जो सारी बातें थी वो वही बातें हैं जो हमारे यहाँ की पार्टियां जिसको लेकर के चलती हैं और इसलिए मेरा तो शॉर्ट में यही कहना है कि ये सेकंड टाइम जो इंडिया गठबंधन के इकोसिस्टम की दूसरी बार यहाँ पे हार हुई है। जी,
हमारे साथ सुधीर सिंह जी हैं। सुधीर सिंह जी, मैं आपसे भी चाहूँगा कि इस पे पहली प्रतिक्रिया दें आप, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से सुरेंद्र स्वामी जी ने बताया, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि महाराष्ट्र में जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, घुसपैठिए का मुद्दा है, ये दोनों मुद्दे भी वहाँ पर थे और इस मुद्दे पर वहाँ पर चुनाव लड़ा गया और ट्रंप की जीत हुई है। और इसके अलावा ट्रंप ने जो कहा था चुनाव प्रचार के दौरान, मैं चाहूँगा कि उस संदर्भ में भी आपकी टिप्पणी हो। सुधीर सिंह जी। सुधीर जी, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। सुधीर जी, आप शायद अनम्यूट करें अपने आप को। जी, अब आ रही है। आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ, दोनों देश की परिस्थिति बिल्कुल अलग अलग जी है ना। जो अमेरिका की स्थिति है जी और भारत की स्थिति है, दोनों अलग अलग। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अमेरिका में जो सरकार थी बाइडेन की, वो लोकप्रिय थी। तो ट्रंप ने जो मुद्दे उठाए, महंगाई से, बेरोजगारी को, अर्थव्यवस्था में कमी को, इमिग्रेशन को पर बहुत सारे इमिग्रेशन हुए थे, टेररिज्म पर, विदेश नीति पर, ये आम अमेरिकन को पसंद है। आप ये देखिए कि ट्रंप ने इस बार बैटल ग्राउंड स्टेट जीते हैं, पेंसिल्वानिया सहित। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। आम अमेरिकन ट्रंप को एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर प्रतीत कर रहा है, जो कि राष्ट्र को पुनः वैश्विक पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थिति जो है उसको और मजबूत करने के लिए तैयार है। ये बाइडेन से और कमला हैरिस के जो है इस मामले में संदेह था। रही भारत की बात, ट्रंप भारत के लिए पॉजिटिव रहे हैं। उन्होंने 2+2 का दिया था 2018 में, जिसमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री हमारे और उनके साल में एक बार बैठेंगे। क्वाड की मीटिंग को उन्होंने फॉर्मल किया। क्वाड में अभी फ्लैश हो रहा है न्यूज की 2025 के क्वाड मीटिंग में ट्रंप नई दिल्ली से आ रहे हैं, अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगे। चाइना पर ट्रंप और भारत की नीति एक है। हाँ, आर्थिक मामलों में कुछ समस्या हो सकती है, उसको डिप्लोमेसी के चैनल से सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल भारत के पक्ष में ट्रंप का जीतना है। अगर और कमला हैरिस भी जीतती तो भारत के साथ संबंध नहीं खराब होते, लेकिन वो जो वीकनेस ट्रंप के टाइम में रहेगा वो कमला हैरिस में नहीं रहता, वो बाइडेन में भी नहीं था। तो ये एक अच्छी चीज है भारत की। बिल्कुल, चलिए ये ठीक है। थोड़ा इसके बारे में आपने जो कहा, मैं सुरेंद्र स्वामी जी से इस पर प्रतिक्रिया लूँगा, लेकिन मैं आकाश जिंदल जी के पास जाना चाहूँगा। आकाश जिंदल जी, आप अर्थव्यवस्था की दृष्टि, जैसा कि सुधीर सिंह जी ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट की नीति जो है डोनाल्ड ट्रंप की थी और उसने किया था, और बहुत सारे ट्रेड पे उन्होंने रोक भी लगाया था। खासतौर पे मुझे याद है एक हार्ले मोटरसाइकिल जो थी उसके आयात पे भी उन्होंने कहा था भारत को कि आप अपना शुल्क जो है वो कम करें, और बहुत सारे टैक्सेस के बारे में, आयात शुल्क के बारे में उन्होंने कहा था। खैर, अमेरिका फर्स्ट की नीति है, हमारा भी इंडिया फर्स्ट की नीति है। राष्ट्रवाद, एक देश का राष्ट्रवाद दूसरे देश के राष्ट्रवाद के साथ कहीं ना कहीं जो है वो आमने सामने खड़ा हो ही जाता है। खासतौर पे एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको इस रिजल्ट के बाद, ट्रंप की जीत के बाद, भारत और अमेरिका के ट्रेड रिलेशन पे क्या असर पड़ता दिख रहा है? मुकेश जी, आप इस देश के टॉप जर्नलिस्ट हैं और आपको चाइना यूएस ट्रेड वॉर बड़े अच्छे से याद है। उस समय हमने शोध भी किए थे जी। और आपको पता है कि चाइना के साथ यूएस का क्या रिलेशन रहता है। मैं यहाँ कैटेगरिकली कहना चाहूंगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashville.in का मानना है कि कैटेगरिकली और क्लियरली हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और जो संभावित प्रश्न है, जो लोगों के मन में विचार उठ रहे हैं, आज कई चैनल पे मैंने शो किए हैं कि क्या वो इंडियन सामान के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, क्या अमेरिका फर्स्ट का मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट्स जो इनमें एक्सपोर्ट करते हैं और यूएस इंपोर्ट करता है वो क्या कम हो जाएंगे। एक एक का जवाब मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मुकेश जी, आपको अच्छे से याद है यूएस चाइना ट्रेड वॉर। तो मेरा ये मानना है कि अब चाइना के अगेंस्ट टैरिफ बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग चीज होंगी। और चाइना, अब मुकेश जी आप अच्छे से जानते हैं, 5 साल पहले वाला चाइना नहीं रहा। आज चाइना बहुत कमजोर चाइना है, डिफ्लेशन वहां पे हो रही है, वहां रियल एस्टेट इशू है, डेट इशू है। तो चाइनीज इकोनॉमी जो पहले से कमजोर है और कमजोर होगी, उसका हिंदुस्तान को क्लियरली फायदा होगा। इसका मतलब हिंदुस्तान पे ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आएंगी, चाहे एफडीआई की बात करें, चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें। अब जो लोगों के मन में संशय है, भय है, मिथ है कि इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट्स का क्या होगा, देखिए आज एक चीज हमें जाननी होगी, यूएस ऑलरेडी स्लो डाउन का शिकार है।
18 सितंबर को बहुत बड़ा रेट कट किया, तब भी स्लो डाउन से नहीं निकल पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, इंडियन आईटी जो उनके लिए एसेंशियल है, उसके ऊपर वो टैरिफ इंपोर्ट करते हैं, तो किसका नुकसान होगा? सबसे पहले यूएस का, क्योंकि उसका क्या होगा, उनकी कंपनियों के लिए इंडियन आईटी महंगी हो जाएगी। तो जब ट्रंप साहब, वो एक बिजनेसमैन भी है, बिजनेस को अच्छे से समझते हैं, क्या अपनी इकोनॉमी जो उनकी स्लो डाउन का शिकार है, उस इकोनॉमी का रिवाइवल चाहेंगे या दिक्कत चाहेंगे? हमें नहीं भूलना चाहिए, यूएस को 2023 में इतना कर्जा हो गया था कि डेट सीलिंग को सस्पेंड करना पड़ा था। दर्शकों को आम भाषा में बता दूं, यूएस की एक लिमिट है कि इतना कर्जा ले सकते हैं। यूएस इतना कमजोर हो गया था कि उस कर्जा लेने की लिमिट को सस्पेंड करके और कर्जा लेने की बात आ गई थी। तो ऐसे में हिंदुस्तान आईटी जो उनकी कंपनियों के लिए एसेंशियल है, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई गाज गिरने वाली है। हाँ, लोकल्स के लिए कुछ इंसेंटिव्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले यूएस चाइना पे टैरिफ लगाएगा, जिसकी बहुत संभावना है, उसका हिंदुस्तान को क्लियरली फायदा है। हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग में प्रधानमंत्री मोदी के अंडर काफी आगे बढ़ रहा है, तो हिंदुस्तान से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ज्यादा जाएंगे। इंडियन आईटी के लिए मेरे हिसाब से कोई भी चिंता का विषय नहीं, क्योंकि इंडियन आईटी यूएस की कंपनियों के लिए एसेंशियल है। साथ ही साथ आज देखें, हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बड़ी इकोनॉमीज में से। आज अभी हमें पता है 1.87 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हमने एग्जीबिट किया जब ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है। तो ऐसे में हिंदुस्तान के जो कंपनीज हैं उनके साथ कारोबार बढ़ेगा, हिंदुस्तान की जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ कारोबार बढ़ेगा, क्योंकि यूएस जो इकोनॉमी स्लोडाउन का शिकार है, वो बाहर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी अपने इन्वेस्टर्स की बेनिफिट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगी? हिंदुस्तान में आएगी। तो मेरा क्लियरली ये मानना है, मैं क्लियरली इस चीज पे कहूंगा, लोग अभी भी इस चीज पे बटे हुए हैं या डिवाइडेड हैं कि इंडियन इकोनॉमी को कुछ नुकसान हो सकते हैं। मैं कैटेगरिकली कहना चाहता हूं, इंडिया इकोनॉमी को फायदा होगा, इंडियन इकोनॉमी को फायदा होगा। और इंडिया फर्स्ट तो प्रधानमंत्री मोदी ने इतने अच्छे डिसीजन लिए, 10 सेकंड और लूंगा, जो इंडिया फर्स्ट दिखाते हैं। और इंडिया ने दिखाया है, जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, कि रशिया से भी संबंध अच्छे थे, यूरोप से भी और यूएस से भी। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा। आगे चल के मैं उसको इलेबोरेट भी करूँ। ठीक है, अर्थव्यवस्था के फ्रंट पे क्या होगा ये हमारे लिए जो है सेकेंडरी है। फर्स्ट हमारे लिए है अपना जो हम लोग बात करते हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में कहा उन्होंने, और इसको चुनाव का मुद्दा बनाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के और ख़ासतौर पे ईसाइयों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसकी निंदा की। और कमला हैरिस ने अभी तक चुप भी नहीं तोड़ी, कुछ भी नहीं कहा, उसने चुप रहा। ये जो बड़ा इशू है जिसके लिए भारत का भी अपना एक कंसर्न है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को क्या होगा। मैं चाहता हूँ सुरेंद्र स्वामी जी आप बने इस दिशा में, और यही चीज़ मैं सुधीर सिंह जी से भी कहूँगा कि इस पर भी आप करें। सुरेंद्र स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में ट्रंप ने जो कहा था उसका उनको फ़ायदा मिला? फ़ायदा मिले ना मिले ये बात अलग है, लेकिन अब ट्रंप जीत के आ गए हैं, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति सुधरेगी? क्या उनको सुरक्षा कवच जो है जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत है, क्या वो देगा? क्या भारत जो है अब अमेरिका के साथ मिलकर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ कदम उठा पाएगा? नहीं, देखिए, अभी इसमें दो बातें हैं जी। पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना होगा कि बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जो वहाँ पे प्रधानमंत्री थी वो प्रो इंडिया थी, और अमेरिका का जो रिजीम था वो नहीं चाहता था कि वो वहाँ पे कंटिन्यू करें, और इसीलिए उन्होंने तख्ता पलट कराया। और तख्ता पलट कराने के बाद भारत इस बात को समझ गया था और बहुत ही चतुराई से उन्होंने उनको अपने यहाँ पे शरण दी हुई है, अपने यहाँ पे रखा हुआ है। कमला जो हैरिस हैं, लोग जो बाइडन पे डालना चाहते हैं। एक्चुअली जो बाइडन तो खाली नाम के थे, जैसे आपको ध्यान होगा यूपीए के टाइम में मनमोहन सिंह खाली कहने के प्रधानमंत्री थे, सारा तो 10 जनपद से चलता था। ऐसे ही अमेरिका में लोग ये मानते थे कि जो बाइडन सिर्फ कहने के लिए राष्ट्रपति हैं, और बाराक ओबामा और जो वहाँ की उनकी डीप स्टेट है वो उसको कंट्रोल करती है। इसीलिए लोग ये कहते थे कि ये जो 4th इलेक्शन है ये बाराक ओबामा 4.0 होगा। अगर ये कमला हैरिस जीतती हैं तो ये 4.0 होगा, बाराक ओबामा 4.0। तो आप इसी से समझ लीजिए कि उनकी जो नीतियां थी वो भारत के हित में नहीं थी। आप देखिए, एक्सट्रीम ये है कि जो हमारा पन्नू एक नोटिफाइड टेररिस्ट है, वो उसको अपना सिटीजन मान के कह रहे हैं कि साहब आप इसके खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। वहाँ की कोर्ट हमारे इवन होम मिनिस्टर के उसको उसमें इन्वॉल्व करके उसके लिए भी कनाडा कह रहा है, और ये यहाँ से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और कनाडा तो आपको मालूम ही है, वो तो
उनके एक्सटेंडेड आर्म हैं जिनको 5I हम बोलते हैं, और उनके बॉर्डर लगते हैं। तो ये जो स्थिति थी वहां पे, जो मैंने बताया ना कि लेफ्ट इकोसिस्टम का पूरा कब्जा था अमेरिका के प्रशासन पे। और जो आपके यहाँ पे चाहे वो शुरू में CAA को लेकर के जो यहाँ पे प्रदर्शन हुए, उसके बाद शाहीन बाग बने, फिर उसके बाद आप जो यहाँ पे किसान आंदोलन हुए, फिर हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको लेके जो आंदोलन हुए, तो वो उस सब के पीछे उनका एक इकोसिस्टम है जो भारत से नफरत करता है, भारत के प्रति उसकी कोई लाग लगाव नहीं है, और उसका बेसिस जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन जो ग्रुप है वहाँ पे जो लॉबी है उससे संचालित होता है, और उसमें पाकिस्तान और दूसरे जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो उसका मतलब मुस्लिम वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनका ग्रुप एक बड़ा हिस्सा है। तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब टेररिज्म को लेकर के कोई प्रोटेक्शन अमेरिका में इन ग्रुप्स को नहीं मिलेगा भारत के खिलाफ। जहां तक बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति का सवाल है, निश्चित रूप से ट्रंप का मैसेज उनको जाएगा और अमेरिका का मैसेज ही अपने आप में काफी है। हमारी दुविधा यह है कि वो नागरिक बांग्लादेश के हैं, हम उनको कह सकते हैं, हमारे पास या तो एक ही ऑप्शन है कि भाई आप हमला कर दीजिए फाइनली। पर मैं समझता हूं कि जब ट्रंप साहब ने इसको अपने कैंपेन में एक मुद्दा बना के उठाया है तो वो इस बात को, और वो हमेशा से टेररिज्म के खिलाफ रहे, आज भी उन्होंने कहा हमने ISIS को खत्म कर दिया। बिल्कुल। तो वो टेररिज्म के और इस्लामिक टेररिज्म के विशेष रूप से खिलाफ है, और उसका इम्पैक्ट बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर बेहतर रूप में जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल सुरन जी, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जब वापस आएंगे, जीत से भारत में किसकी हार हो रही है, या भारत के मायने क्या, भारत में ट्रंप की जीत के मायने क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ मेहमान जो है बने हुए हैं। सवाल जो हमारा था सुधीर सिंह जी, वही सवाल जो सुरेंद्र स्वामी जी से मैंने कहा था कि दो चीज़ें हैं, एक बांग्लादेश के बारे में जो कहा था उस पर मैं चाहूँगा कि आप करें, एक जो पन्नू का जिक्र आया, पन्नू का जिक्र जो है काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पन्नू जो है वो भारत के लिए एक सिरदर्द यूँ कहें, जो खालिस्तान का जो भी मूवमेंट है और गतिविधियाँ जिस तरीके से खालिस्तान ने बढ़ाई है, उसमें ये जो चिंता जो है ट्रंप के आने के बाद, ये चिंता कब होगी, या आपको लगता है कि इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? सवाल है। बांग्लादेश के मामले में पंजाब ने दिवाली के दिन बयान दिया जी, और वो बयान उसमें आया था, उनका एक कमिटमेंट रहा है। स्वामी जी ने सही कहा, इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ एक प्रूवन रिकॉर्ड है कि वो टेररिज्म के पोलिटिकल से हटा नहीं चाहिए, क्योंकि जितना खतरा ये हमारे लिए है उससे ज्यादा खतरा हमेशा 2001 की घटना आपके दिमाग में रही है योगी जी। तो निश्चित तौर पर उन्होंने बयान नहीं दिया। वोटिंग पैटर्न में भी देखेंगे कि हिंदुओं का वोट जो रिपब्लिकन पार्टी को 25% मिलता था वो 45 के करीब आ, तो उससे फायदा उनको हुआ। लेकिन ट्रंप साहब निश्चित तौर पर बांग्लादेश सरकार को ये संदेश देंगे कि किसी भी तरह से किसी भी अल्पसंख्यक का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं, तो निश्चित तौर पर उसका एक सकारात्मक असर पड़ेगा। पन्नू और जो खालिस्तान का अपनी वाली पूरे खालिस्तान अमेरिका में हुए हैं, आप स्पष्ट करिए कि स्विंग पर 19 गिने चुने लोग हैं इन दोनों देशों में, कुछ लोग जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट 99.99% जो है वो खालिस्तान विरोधी है इन दोनों देशों। तो ट्रंप साहब जो है निश्चित तौर पर इनका भी जो बूथ है उसको टेम करेंगे। इसलिए टेम करेंगे कि इसके रिश्ते में जिस तरह से कनाडा से भारत से गड़बड़ी हुई है, ये ट्रंप साहब देख रहे हैं। फिर हम क्वाड में एक बड़े सहयोगी हैं, और आप ये समझिए कि सबसे बड़ा आज अमेरिका का जो एडवर्सरी है वो चीन है। बिल्कुल। और चीन हमारा भी सबसे बड़ा एडवर्सरी है। लद्दाख के रीजन में वापस कर, इसका मतलब नहीं कि सब कुछ सही हो गया। चीन भी दबाव में ऐसा कर रहा है। जिंदल साहब ने सही कहा कि रिटेल सेक्टर का प्रॉब्लम है, बेरोजगारी चरम सीमा पर चीन में है, कितनी कंपनियां फेल होने के कगार पर है, बैंक इसमें पैसे नहीं दे रहे हैं। तो चीन में इकोनॉमिक जो है वो काफी मेल्ट डाउन की स्थिति है, बहुत ज्यादा गिर रहा है इकोनॉमी। बिल्कुल। उसका ओवरऑल असर पड़ रहा। चीन जो है निर्यात का जो मामला है वो भी देगा। आप एक छोटा सा देखिए, एप्पल
जो मोबाइल फोन हमारे यहाँ कंपनी आके चीन से बना रही है, वो $7 बिलियन अक्टूबर 18 तक एक्सपोर्ट कर चुकी है। बिल्कुल 11-12 बिलियन डॉलर का पहुंचने को उनको हजारों लोगों को रोजगार मिला उससे। इस तरह की चीजें बहुत तेजी से भारत में बढ़ेंगी। फिर विदेश नीति में ट्रंप साहब और मोदी जी की एक नीति है, और वो नीति ये है कि वैश्विक स्तर पर भारत को जितना महत्व मिल सकता है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन देगा। पिछले 4 साल का उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ कहता है। बांग्लादेश के फ्रंट पर और खालिस्तानी अमेरिका में उनका भी सेव करने में निश्चित तौर पर ट्रंप प्रशासन जो है वो पॉजिटिव रुख लेगा। बिल्कुल आकाश जी, मैं यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। मैं चाहूँगा कि ये जो सवाल है, जो आतंकवाद का सवाल है, खालिस्तान का सवाल है, बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन का सवाल है, ये सवाल है, और ख़ासतौर पे चूँकि आप अर्थशास्त्री है, ग्लोबल अर्थशास्त्री, इन सारी चीज़ों को आप उस चश्मे से देखते हैं। क्या आपको लगता है कि उस चश्मे से देखने पर चीज़ें वही दिख रही है आपको भी जो सुरेंद्र स्वामी जी को दिख रही है, जो सुधीर सिंह जी को दिख रही है? देखिए, मैं क्लियरली मुकेश जी मानता हूँ इंडिया फर्स्ट। तो इंडिया फर्स्ट में सबसे पहले मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। आपने कहा इकोनॉमी सेकंड आती है, मैं कहूंगा रोटी कपड़ा मकान बाद में आते हैं। सबसे पहले मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट एज एन इंडियन बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं तो चाहूंगा हर हिंदुस्तानी, और आज ट्रंप साहब हमें पता है टेररिज्म के अगेंस्ट खड़े हैं, और हर हिंदुस्तानी भी टेररिज्म के अगेंस्ट खड़ा। और मैं तो मानता हूं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो पूरे दृढ़ निश्चय से टेररिज्म के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, क्योंकि टेररिज्म तो हम किसी भी कॉस्ट पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आ जाती है इकोनॉमी की बात, वो भी आपको बताना चाहूंगा जो दर्शकों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रशिया यूक्रेन वॉर। ट्रंप साहब से हमें उम्मीद है, ट्रंप साहब से हमें उम्मीद है कि रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा देंगे, और उसके रुकते ही हिंदुस्तान को बहुत फायदा होगा। दर्शकों को आम भाषा में समझा दूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% तक ड्रॉप करने की संभावना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ड्रॉप कर जाते हैं रशिया यूक्रेन वॉर के खात्मे के बाद, तो होगा क्या उससे हिंदुस्तान में कंजम्पशन और बाइंग। मुकेश जी, आप जानते हैं हिंदुस्तान कंजम्पशन बाइंग हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, चाहे हाउसेज हो चाहे ऑटोमोबाइल्स, इतना बड़ा बूम आएगा कि ऑटोमेटिकली हम 8.5-9% के जीडीपी ग्रोथ के टारगेट की तरफ बढ़ जाएंगे। लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी, हिंदुस्तान में खुशहाली और बढ़ेगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बहुत अच्छे से इकोनॉमी को चला रही है, तो जो प्रधानमंत्री साहब ने हम हर हिंदुस्तानी के लिए खूबसूरत ख्वाब देखा है थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का, उसकी तरफ हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और हर हिंदुस्तानी का जो फाइनेंशियल लेवल है, इनकम लेवल है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल हमने परेशानी से काटे। हाई इंटरेस्ट रेट के कारण जो है बाजारों में उस तरह की रौनक नहीं थी, रियल एस्टेट की बाइंग उस तरीके से नहीं थी, ऑटोमोबाइल की बाइंग उस तरीके से नहीं थी। तो वो हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बूम होने वाला है, क्योंकि ट्रंप साहब की एक चीज है, वो बिजनेसमैन है और बिजनेस को समझते हैं, इकोनॉमी को समझते हैं। और जब वो अमेरिका फर्स्ट कहते हैं, किस चीज को कहते हैं? वो अमेरिकन इकोनॉमी, क्योंकि उन्हें पता है रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन किससे आने हैं, जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और वो ग्लोबल इकोनॉमी को भी अच्छे से समझते हैं। यूएस की डेट सीलिंग के अंदर जो एक्सटेंड की गई थी, वो भी जनवरी 2025 को एक्सपायर हो रही है। तो इस चीज को बहुत सीरियसली लेंगे, और हिंदुस्तान को रशिया यूक्रेन वॉर रुकते ही हिंदुस्तान की इकोनॉमी पंख लगा के आगे बढ़ेगी, ऐसा कैटेगरिकली मेरा मानना है। रशिया यूक्रेन वॉर रुकते ही अगर कोई इकोनॉमी सबसे ज्यादा फायदा लेगी तो वो है हिंदुस्तान। जिस तरीके से हिंदुस्तान आज स्ट्रक्चरली पोजीशन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं, सर्विसेज में हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज की तारीख में भी रशिया से हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं और यूरोप को रिफाइंड क्रूड ऑयल हम बेच रहे हैं। तो ये देखिए हिंदुस्तान ने कितना अच्छे से अपने आप को स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो आई थिंक हिंदुस्तान के लिए तो मेरे हिसाब से जो है 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में बहुत सिचुएशन होने वाली है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ है, रूस यूक्रेन युद्ध पे भी ट्रंप ने कहा था चुनाव प्रचार के दौरान कि हम आएंगे तो ये खत्म करवाएंगे। लेकिन स्वामी जी, क्या फार्मूला क्या होगा? क्या जो जेलेंस्की हथियार डाल देंगे, क्योंकि नेटो का समर्थन जब आ जाएगा तो डेफिनेटली वो कमज़ोर हो जाएंगे। और जिस तरीके से भारत मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा था, तो क्या भारत को मध्यस्थ बना करके युद्ध को रोका जाएगा? क्रेडिट अमेरिका ले जाएगा, मोदी ले जाएंगे, कैसे रुकेगा? फार्मूला क्या होगा? क्योंकि रूस जो है, रूस आपको लगता है कि रूस मान जाएगा अमेरिका कहने पर, या जब तक यूक्रेन पीछे नहीं आएगा तब तक युद्ध रुकेगा? या यूँ कहें जो कि उसको हथियार डालने के लिए कहेंगे? रुकवाने का मतलब क्या है? क्या कोई समझौता करवाएंगे, या यूक्रेन को कहा जाए कि भाई हथियार डालो? नहीं, इसमें देखिए बहुत बार यूक्रेन ने कोशिश की है
लेकिन जो आर्म्स लॉबी यूएस में थी वो उस युद्ध को रुकने नहीं देना चाह रही थी, और क्योंकि उनकी सेल्स हो रही थी आर्मामेंट्स की। ट्रंप ने अपने कैंपेन के दौरान खूब खुल के कहा है कि जो जेलेंस्की हैं वो दुनिया के सबसे चतुर, चालाक और बड़े जो है वो सेल्समैन हैं। वो अमेरिका आते हैं, $60 बिलियन ले जाते हैं, फिर वहां पहुंचते हैं, कहते हैं ये कम पड़ेगा और $60 बिलियन दीजिए, फिर 10 दिन बाद कहते हैं मुझे और दीजिए, तो ये मैं बंद कर दूंगा। तो अगर और अमेरिका इस बात को जानता है कि यूक्रेन और रशिया का दोनों के बीच का युद्ध अनइवन है, उसमें कोई फायदा नहीं उसको बढ़ाने से। तो जब ट्रंप इधर तो जेलेंस्की को कम कर देंगे, फिर उनके व्यक्तिगत, देखिए जो जितने भी इश्यूज रिजॉल्व होते हैं वो लीडर्स की आपसी अंडरस्टैंडिंग पर चलते हैं। बिल्कुल, हमेशा ये माना गया है कि ट्रंप के और पुतिन के अच्छे रिलेशन है, ट्रंप के और मोदी के अच्छे रिलेशन है, मोदी के और पुतिन के अच्छे रिलेशन है। तो ये जो ट्रायो है ये बैठ करके इसका एक रिजोल्यूशन करेगा, जिसमें सबसे पहले तो होता भी एक बार आप पहले वॉर बंद कर दीजिए। जब एक बार वॉर बंद हो गई, यूक्रेन को हथियार मिलने बंद हो गए, रशिया ने कहा ठीक है उसको आप हथियार नहीं दे रहे हो, मैं भी बंद करके बैठ जाता हूँ। उसके बाद वो जीते हुए हालात की, उसकी हालात की क्या होगी, कैसे यूक्रेन को मतलब फिर से उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए क्या प्रोग्राम बनेंगे, वो बात की बातें हैं। लेकिन इसमें यह है कि जेलेंस्की तो कोई उनकी इतनी हिम्मत है नहीं वो कह दें कि नहीं जी मैं नहीं मानता हूँ। दूसरा क्या है कि नाटो से कभी ये खुश नहीं रहे। ट्रंप का हमेशा ये मानना है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसमें सबसे बड़ा जो ड्रेनेज एक तो ये यूक्रेन युद्ध रहा और उससे पहले नाटो रहा, नाटो का खर्चा उठाते हैं वो, बिल्कुल, तो उससे उनको कोई फायदा नहीं है। तो नाटो पे भी दबाव बनेगा तो वो जो उकसाने वाली प्रवृत्ति है वो भी वहां पे खत्म हो जाएगी। तो अब आगे जाके देखिए क्या पैरामीटर्स होंगे वो तो डिस्कशन में ही निकल के आते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि फर्स्ट इश्यू होगा कि भाई सीज फायर, नो वॉर, और दूसरा होगा चूंकि ट्रंप, पुतिन और मोदी जी ये तीनों ही एक दूसरे के सर्किल में फ्रेंड है। ऐसा नहीं कि खाली मोदी जी की पुतिन से है, पुतिन की ट्रंप से भी अच्छी रिलेशन है, ट्रंप की पुतिन से। तो ये तीन लीडर बैठ के तय करते हैं कि भाई लड़ाई को खत्म कीजिए, इसको करना है, बोलिए कैसे क्या करना है, तो रिजोल्यूशन हो जाता है, लीडर्स ही बैठ के तय करते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये वार तो आप समझ लीजिए कि बंद हो जाएगी, लेकिन मिडिल ईस्ट की वार का मुझे थोड़ा डाउट है। ओके, बिल्कुल। ये जरूर हो सकता है कि वो कहेंगे इजराइल को कि भाई आप लंबा मत कीजिए, जो कुछ करना है फटाफट करके छुट्टी कीजिए, तो उसकी नहीं, लेकिन यूक्रेन और बिल्कुल ये तो लड़ जाएगा। अभी इस पे मुझे लगता है मिडिल ईस्ट की बात एक बार अलग से करेंगे, हमारे पास समय की कमी है। मैं सुधीर जी के पास, जी कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो जिंदल जी ने बात कही है कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है तो यूरोप को भी फायदा है, रशिया को भी फायदा है, हमको भी फायदा है, और अमेरिका को तो सबसे बड़ा फायदा है। एक तो उनकी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का, और दूसरा उनके जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं वहां पर, जितनी उनको मदद देनी पड़ रही है। आकाश जिंदल जी अर्थशास्त्री है, कहाँ पर फायदा होगा वो रास्ता निकाल लेते हैं और वो हम लोगों को हमेशा बताते भी रहते हैं। सुधीर जी, मेरा आपसे एक टेक्निकल सवाल है, समय हमारे पास कम है। देखिए 20 जनवरी 2025 को शपथ लिया जाएगा। ये जो 2 महीने का जो समय है, इस 2 महीने के समय में जो पूर्ववर्ती बाइडेन की जो सरकार है, क्या वो उसी पॉलिसी पर रहेगी, या जो बाइडेन ने जो ट्रंप ने वादा किया है, इस 2 महीने में क्या स्थिति रहती है? क्या सामान जैसे हम लोग के यहाँ आचार संहिता लगने के बाद चुनाव के दौरान की स्थिति वही रहती है, या यहाँ पर कुछ अलग होता है? नहीं, वो तो बाइडेन साहब की सरकार है, अभी रहेगी 20 जनवरी तक, लेकिन हाँ जिस सरकार से उन पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे थे वो नहीं देती। मैं मोटा मोटी स्वामी जी सहमत हूँ कि यूक्रेन के मामले में युद्ध विराम होगा। मध्य पूर्व में भी एक समझौता होने की अधिक प्रबल संभावना आप मानिए, लेकिन सरकार ईरान पर बहुत हाथ रहे हैं और उसमें मुझे कोई कटौती की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो लॉबी है अमेरिका की इस चुनाव में ट्रंप साहब के साथ जंग से खड़ा रहा है और ट्रंप साहब को इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा।
बिल्कुल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधीर सिंह जी आपका, सुरेंद्र स्वामी जी आपका, आकाश सिंघल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और मुझे लगता है ट्रंप की जीत का हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अजय बढ़त है। आज देर शाम तक या कहें भारत में जब अर्धरात्रि होगी तो उस समय शायद उनकी जीत का ऐलान भी कर दिया जाए। लेकिन इस जीत के साथ केवल कमला हैरिस की हार नहीं हुई है, बल्कि भारत के विरोध जो एजेंडा चलता था, जो वामपंथी एजेंडा, जो टूल किट था, उसकी भी बहुत बड़ी हार है। और इस हार के मायने अभी तो आपको नहीं दिख रहे, लेकिन इसका रिजल्ट जो है आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको दिखने भी लगेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।